हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स और ये सितंबर 2023 का संस्करण है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण सितंबर को कवर किया था। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023 को कवर किया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो पहला टॉपिक है कि विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत चौथे स्थान पर। तो देखिए, विश्व के देशों के रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाला जो डेटा वेबसाइट है, जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, उसने 2023 में विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट जारी की है। और इस रैंकिंग में कुल देश जो शामिल है वो है 145। ठीक है, 145। और इसमें भारत का जो स्थान है वो है चौथा। शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में अगर हम लोग देखें पहले 10 स्थान, तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा है आपको रूस, तीसरा चीन और चौथा है भारत। ठीक है, पांचवा यूनाइटेड किंगडम, छठा दक्षिण कोरिया, सातवां पाकिस्तान और आठवां जापान, नौवां फ्रांस और 10वां इटली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी की है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में अगर देखें तो ये 120 अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक विकास एवं वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, अभिगम सांकेतकों और सुरक्षित, अस्थायी, किफायती तथा समावेशी ऊर्जा प्रणाली में संक्रमण की उनकी तत्परता के आधार पर है। ठीक है, और ये उसके आधार पर ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर मानदंड सुनिश्चित करता है। इस सूचकांक में जो कुल देश शामिल है वो है 120, जिसमें भारत का स्थान है 67वां यानी 67। ठीक है, भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सभी आयामों में एनर्जी ट्रांजिशन की गति तेज हो रही है। सूचकांक में सिर्फ 5 देश के बारे में देखें तो पहला स्थान है स्वीडन का, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा नॉर्वे का, चौथा फिनलैंड का और पांचवा स्विट्जरलैंड का। सिंगापुर एकमात्र अन्य प्रमुख देशों में से है जो कि संतुलित तरीके से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को बढ़ाकर उचित गति प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि गेहूं की एक नई किस्म PBWRS1। देखा जाए तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम दिया गया है PBWRS1। ठीक है, और PBWRS1 गेहूं की यह किस्म रक्त प्रवाह में ग्लूकोज को अधिक धीरे धीरे छोड़ने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, और ये जो इस टाइप का जो गेहूं है वो मधुमेह और हृदय रोगों को जोखिम जो है, मधुमेह में यानी कि डायबिटीज में और हृदय के रोग में जो जोखिम वाले व्यक्ति हैं उनको लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, और इसमें 30.3% उल्लेखनीय प्रतिरोधी स्टार्च सामग्री है, जो कि अन्य गेहूं की किस्मों में पाए जाने वाले 7.5 से 10% से अधिक है। ठीक है, और इसके सेवन से मोटापा और टाइप 2 मधुमेह जैसी आहार संबंधी बीमारियों में संभावित लाभ हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः सही करने वाले शीर्ष राज्यों में बिहार। ठीक है, कोविड 19 यानी कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को अगर सही किया है तो उसमें एक एक राज्य बिहार भी है जो उसमें टॉप रैंकिंग में है। ठीक है, देखिए भारत का जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, मतलब CAG जिसे हम लोग कैग कहते हैं, उसके उसमें कहा है कि कोविड 19 के बाद यानी महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने वाले देश के 10 शीर्ष राज्यों में बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, टॉप 10 में बिहार तीसरे स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार 2021-22 में उच्चतम सकल घरेलू राज्य का जो है उत्पाद यानी GSDP 15.05% दर्ज किया गया और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व की जो प्राप्ति में 30,630 करोड़ रुपए यानी 23.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है,
सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 19,727 करोड़ की वृद्धि हुई। ठीक है, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 25,551 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। हालांकि ये घाटा विगत वर्ष की तुलना में 4,276 करोड़ रुपए कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर रेलवे लाइन का शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री ने 3 रेलवे लाइनों का भी शिलान्यास किया, जिनका 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विद्युतीकरण या दोहरीकरण किया गया है। इनमें गाजीपुर शहर, औरिहार रेल लाइन, औरिहार जौनपुर रेल लाइन और भटनी औरिहार रेल लाइन शामिल है। ठीक है, इस विद्युतीकरण में। ठीक है, और इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों में 100% विद्युतीकरण में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 193 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की आधारशिला भी रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लैंसडाउन। लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित। तो देखा जाए तो उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर में महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जसवंत सिंह रावत का जन्म जो है वो राज्य के पौड़ी जिले में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था और 1962 में भारत चीन युद्ध जसवंत सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर लैंसडाउन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई 2023 को स्वयं योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराकर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 700 कोर्सेज चयनित किए गए हैं। ठीक है, एक अच्छा अवसर दिया जाएगा, इसके लिए 700 कोर्सेज चयनित किए गए हैं। इसमें सभी प्रकार के उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सर्विस सेक्टर आदि को शामिल किया गया है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और युवाओं के हितों के समान रूप से ध्यान रखते हुए इसे बनाई गई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को काम सीखने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन इस्तीफे की घोषणा की। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री हैं कंबोडिया के हुन सेन, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की। तो देखा जाए तो 26 जुलाई 2023 को कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने घोषणा की कि वह 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री का पद जो है वो छोड़ेंगे। उनके बड़े बेटे हुन मानेट को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया जाएगा। ठीक है, देखिए 23 जुलाई को हुए चुनाव में जो प्रधानमंत्री हैं हुन सेन के बेटे जो हुन मानेट हैं, उन्होंने पहली बार संसद में जीत दर्ज की है। हुन मानेट वर्तमान में देश की सेना के प्रमुख हैं और 22 अगस्त को कंबोडिया में नई सरकार गठित की जाएगी। चुनाव में कंबोडिया पीपल्स पार्टी यानी सीपीपी ने 125 में से 120 सीटें जीती हैं। हुन सेन जो है वो पिछले 38 वर्षों से कंबोडिया की सत्ता में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास। तो देखा जाए तो 24 जुलाई 2023 को इजराइल की संसद ने न्यायिक सुधार बिल को कानून का रूप दिया। विधेयक को नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी 64 सांसदों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और नए कानून के तहत होगा यूं कि 120 सीटों वाली जो इजरायली संसद है उसमें 61 सांसदों के साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकेगा। ठीक है, और
सुधार उस प्रणाली को भी बदल देगा जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और विरोधियों के अनुसार यह कानून इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एलजीबीटीक्यू समुदाय जो है उसे चिकित्सीय हस्तक्षेप से अपना लिंग बदलने के लिए लिंग पूर्ण मूल्यांकन सर्जरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जैसे कि कोई अपना लिंग ट्रांसफर कर मतलब चेंज करने के लिए वो जो सर्जरी कराता है, जैसे मेल से फीमेल बनने के लिए, फीमेल से मेल बनने के लिए, उस सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और नए कानून में देखें तो रूसी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा वाले जो कानून है उसमें चिकित्सा उपचार और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से दवाओं के उपयोग को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, और इस कानून से उन विवाहों को मान्यता नहीं मिलेगा जिनमें एक साथी ने अपना लिंग बदला हो। ठीक है, चाहे कोई भी साथी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसने अपना लिंग बदला हो उसको मान्यता, उसकी शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। हाँ, ये जो कानून है इसमें जन्मजात विसंगतियों के इलाज के लिए केवल चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। तो देखा जाए तो 12 जुलाई 2023 को चीन के एक निजी कंपनी लैंड स्पेस ने ज्यूक्वान सैटेलाइट सेंटर से मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया। देखा जाए तो चीन का जुक्यू 2 कैरियर रॉकेट कक्षा में सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला विश्व का पहला मीथेन चालित रॉकेट बना है। मीथेन संचालित रॉकेट में मीथेन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया गया। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जिसे प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। ठीक है, तो देखिए 9 जुलाई को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के 22 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और देखा जाए तो स्टारलिंक दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करेगा और स्पेसएक्स के 22 स्टारलिंक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। तो देखा जाए तो 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पंजीयक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। और ये पोर्टल जो है वो सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस पाने में मदद करेगा। इसके लॉन्च करने का उद्देश्य जो है वो सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में लोगों के पैसे वापस कराना है। ठीक है, वैसे तो बहुत से सहकारी समिति है उसकी, लेकिन 4 सहकारी समितियों के जो इन्वेस्ट किया गया है पब्लिक के द्वारा उस 4 सहकारी समितियों में वो पैसे अभी वापस किया जाएगा। ठीक है, सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि में के भुगतान संबंधी शिकायतों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रेजर पे। रेजर पे ने मलेशिया में पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया। तो देखा जाए तो 12 जुलाई 2023 को मलेशिया में भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान कम समाधान प्रदाता रेजर पे ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। और रेजर पे की नए क्लर्क भुगतान गेटवे का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 10 बिलियन वार्षिक सकल लेन देन मूल्य के साथ 50,000 से अधिक व्यवसायों को सेवा प्रदान करना है। ठीक है, और रेजर पे जो है मलेशिया की कंपनी कार्लेक का फरवरी 2022 में अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, मलेशिया में जो वहाँ की कंपनी कार्लेक उसका अधिग्रहण कर लिया था रेजर पे ने, कब? 2022 में। रेजर पे का जो लक्ष्य है वो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे के बीच अंतर को कम करना है। ठीक है, मलेशिया में डिजिटल व्यापार वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 22.6% का योगदान देता है और 2025 तक इसके 25.5% तक बढ़ने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है गूगल पे ने छोटे मूल्य के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया। तो देखा जाए तो 13 जुलाई को गूगल पे ने भारत में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने डिजाइन किया है। इसकी मदद से एक बार में 200 रुपए तक का भुगतान बिना यूपीआई पिन डाले किया जा सकता है। यूपीआई लाइट खाते में दिन भर में 2 बार 2-2 हजार तक लोड किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्रॉड भी अगर किसी के साथ कभी होता है यूपीआई के थ्रू, तो एक बार में मतलब 2000 एक दिन में अगर 2-2 हजार करके 2 बार आएगा यानी 4000 से ज़्यादा कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो चलिए देखिए अगला है कि यूपीआई लाइट जो है वो भारत में 15 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों को सपोर्ट करते हैं। गूगल पे है और पेटीएम है और फ़ोन पे है। ये तीनों यूपीआई जो है, यूपीआई लाइट फीचर का शुरुआत कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक। तो देखा जाए तो 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कैंसर दवा रिडनू टू सिम्बैस पर लगने वाले जो टैक्स हैं उसमें पूरी छूट दी गई है और कच्चे स्नैक्स प्लेट्स और सिनेमा घरों में बिकने वाले जो खाद्य व पेय पदार्थ हैं उसकी जीएसटी जो है 18% थी, अब घटकर 5% कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी दी है। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट स्पेस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च पर जीएसटी में छूट दी गई। ठीक है, और काला कपास सहित कच्चा कपास को जीएसटी दरों में शामिल किया गया। एसयूवी वाहनों पर भी जीएसटी निर्धारित की गई है। कच्चे बिना तले हुए स्नैक्स पर लगने वाले जो जीएसटी हैं उसको 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। मछली में घुलनशील पेस्ट को 18% से घटाकर 5% किया गया। नकली जड़ी धागे पर लगने वाले जो जीएसटी हैं उसे 12% से घटाकर 5% किया गया। एलडी स्लैग, ठीक है, पर लगने वाले जो दर हैं वो 18% था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल ने आरबीएल बैंक, आईसीबीसी बैंक को उन निर्दिष्ट बैंकों की लिस्ट में शामिल किया जिनके लिए सोने, चांदी या प्लैटिनम के आयात पर आईजीएसटी छूट उपलब्ध है। आईजीएसटी छूट उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। देखा जाए तो 20 जुलाई को भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत के भीतर खुदरा कीमतों में उतार चढ़ाव को स्थिर रखना। ठीक है, और भारत विश्व भर में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देश से निर्यात होने वाले जो कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। भारत के जो भारत का प्रमुख रूप से देखा जाए तो थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और अमेरिका को गैर बासमती चावल निर्यात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के एक बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। देखिए 19 जुलाई को यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक नगीना बिजनौर में जो है उत्तर प्रदेश में उसका कारोबार बंद कर दिया गया। तो बैंक के पास जो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं अब नहीं है और ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की प्रासंगिक धाराओं का पालन करने में विफल रहा है। ठीक है, और प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत अपना पैसा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाले चना दाल लॉन्च। ठीक है, तो देखिए 17 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड नाम का उसके तहत एक सब्सिडी वाला चना दाल लॉन्च किया है।
भारत दाल के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाले चना दाल की बिक्री शुरू की गई है। कितने? तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम। और देखा जाए तो सरकार के द्वारा भारत दाल शुरू करने का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दाल उपलब्ध कराना। चना दाल देश भर में राष्ट्रीय कृषि सरकारी सहकारी विपणन महासंघ नेफेड की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेची जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेबी। सेबी द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के लिए मंजूरी। देखा जाए तो पूंजी बाजार नियामक जो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है, जिसे हम लोग सेबी कहते हैं, ने टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, और टाटा टेक्नोलॉजी, एसबीएफसी फाइनेंस और गंधार ऑयल रिफाइनरी यानी बीएससी और एनएससी पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर धारक 9.57, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर धारक 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे, जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का लगभग 23.60% है। ठीक है, और मूल कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स की जो योजना है वो है 8.11 करोड़ शेयर यानी 20% बेचने की है। अल्फा टीसी होल्डिंग्स पीटीआई और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड आई क्रमशः 97.16 लाख शेयर यानी 2.4% और 48.58 लाख शेयर यानी कि 1.2% बेचेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ट्विटर की एक्स के रूप में रीब्रांडिंग। तो देखिए ट्विटर का जो रीब्रांडिंग किया गया है उसका नाम दिया गया है एक्स। एलन मस्क की जो स्वामित्व की तहत ट्विटर ने अपने व्यवसाय का नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया। ट्विटर के लिए मस्क का लक्ष्य एक व्यापक सुपर ऐप बनाना है, जिसमें चीन में जो वीचैट है उसके दृष्टिकोण के समान विभिन्न कार्य क्षमताएं और सेवाएं शामिल हो। यह रीब्रांडिंग नए विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने और एक नई और आकर्षक पहचान पेश करके खोए हुए राजस्व को वापस पाने का एक प्रयास हो सकता है। ठीक है, और देखा जाए तो मेटा यानी कि फेसबुक की जो मूल कंपनी है मेटा और द्वारा थ्रेड्स लॉन्च की गई है। थ्रेड्स ने ट्विटर के उपयोगकर्ता आधार और विज्ञापन समर्थन के लिए एक चुनौती पेश की है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। आगे है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 12 जुलाई 2023 को 22 राज्यों सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि यानी एसडीआरएफ के लिए कितने रुपए जारी किए? तो ये किया गया है 7,532 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि भार किस देश के साथ 11 जुलाई 2023 से रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? भारत होगा, ठीक है, भारत नहीं, भारत। भारत जो है किस देश के साथ 11 जुलाई को रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ किया है। नेक्स्ट है कि किस वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी ने वेदांता का साथ भारत के सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से अलग होने का निर्णय किया? तो इसका सही उत्तर होगा फॉक्सकॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023। तो देखा जाए तो 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलन बटोर में भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दोनों देशों के सेना के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को मजबूत करना। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और अभ्यास का प्राथमिक विषय संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं में सैन्य अभ्यास साल्वेक्स आयोजित किया गया। तो देखा जाए तो 26 जून से 6 जुलाई तक भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स का 10वां संस्करण कोची में आयोजित किया गया। ठीक है, और अभ्यास के दौरान परिचालन समन्वय और
सामंजस्य से बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभ्यास में विशेषज्ञ गोताखोरी और अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की चुनौती रही है और दोनों सेनाएं 2005 से इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अमेरिका के पेंटागन की वजह सॉरी नेक्स्ट है कि अमेरिका के पेंटागन की जगह विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन बन गई? तो ये बना है सूरत डायमंड बोर्ड्स। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्ड्स। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए 17 जुलाई को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। अगला है कि यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोर के लिए मध्य प्रदेश सरकार और यूएनएफपीए द्वारा कौन सा चैट बोट लॉन्च किया गया? ठीक है, चैट बोट लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है खुल के पूछो। ठीक है, चैट बोट का नाम है खुल के पूछो। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। पहला है कि राष्ट्रपति ने प्रदान किए भूमि सम्मान 2023। देखा जाए तो 18 जुलाई 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए। और ये पुरस्कार जो है वो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट करने वाले राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए। भूमि सम्मान 2023 विभिन्न राज्यों के 9 सचिवों सहित कुल 68 जिलों की टीम के अधिकारियों को प्रदान किया गया। सर्वाधिक पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, 19 जिलों के 57 अधिकारी एवं मध्य प्रदेश के 15 जिलों के 35 अधिकारी को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निर्देशक। निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म को 9 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से फिल्म ने 4 अवार्ड जीते। इस फिल्म ने ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एनएमडीसी। एनएमडीसी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है उसने कोलकाता के एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एनएमडीसी द्वारा जो प्राप्त पुरस्कार हैं वो है खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पुरस्कार जो है वो खनन क्षेत्र में एनएमडीसी के महत्वपूर्ण योगदान और इसकी अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देता है। एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। एनएमडीसी शून्य अपशिष्ट खनन और निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि खनन उद्योग के विकास और उन्नति में योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर, यानी कि अपॉइंटमेंट्स। पहला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये वो है डॉक्टर थानी अल जायोदी, जो कि यूएई के विदेश व्यापार मंत्री। नेक्स्ट है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। तो ये लिया है न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी। एलआईसी के प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं सतपाल भानु। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं निर्वित राय। अगला है एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं राजय कुमार सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं शेख तलाल फहद अल सबाह। रूस की प्रमुख तेल कंपनी है रॉसनेफ्ट। रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में पहले भारतीय कौन नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए हैं जीके सतीश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पूर्व डायरेक्टर हैं।
नेक्स्ट है कि भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये नियुक्त हुए हैं बी नीरज प्रभाकर। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं राकेश पाल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर, जहां पहला है शिरीष कानेकर। ये मराठी लेखक और स्तंभकार शिरीष कानेकर का 80 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। फिर है केविन मिटनिक। केविन मिटनिक जो है वो साइबर सुरक्षा के इतिहास में जाने माने हैकर हैं, जो कि केविन मिटनिक का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर, जो पहला है जैसे कि पहिया घूमता है एज द व्हील टर्न। इसके लेखक है रंजीत प्रताप। ठीक है, रंजीत प्रताप लेखक हैं और रायला कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक हैं ये। नेक्स्ट है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। ठीक है, द प्रिज्म एंड द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, इसके लेखक है विनोद मनकाड़ा। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। इसके लेखक है टीएन सेशन, जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, इसका नाम है टीएन सेशन। अब आते हैं खेलकूद की ओर। तो खेलकूद में पहला टॉपिक है विराट कोहली ने ब्रैडमैन के सबसे ज्यादा टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक के साथ सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड का बराबरी की है। और विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना 29वां टेस्ट शतक बनाकर ब्रैडमैन का रिकॉर्ड की बराबरी की। सभी प्रारूपों में मिलाकर 76वां शतक था उनका। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में विराट कोहली चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 6000 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज। अगला है इसमें कि इंग्लैंड के जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट की उपाधि प्राप्त करने वाले वो दूसरे तेज गेंदबाज बन गए। ये उपलब्धि पाने वाले एकमात्र अन्य तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के, वो हैं जेम्स एंडरसन। फिर आपको है 600 विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष स्थानों पर स्पिनर गेंदबाज, तो वो है मुतैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने बैडमिंटन में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सबसे तेज हिट करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और देखा जाए तो उन्होंने अपने इस मैच में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हिट किया था। ठीक है, और देखा जाए तो इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो एक मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी का था, जिनका नाम है पैन बुन हियोंग। ठीक है, और महिला वर्ग में मलेशिया की टैन पर्ली ने 438 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ सबसे तेज हिट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल। तो भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने करियर की पहली टेस्ट पारी में शतक बनाने वाला तीसरा भारतीय ओपनर बन गया। ठीक है, और इससे पहले भारतीय टीम के जो ओपनर के तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने उपलब्धि प्राप्त की थी। और यशस्वी टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 17वें भारतीय बन गए। ठीक है, टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बन गए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है निषाद कुमार। निषाद कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो देखा जाए तो 12 जुलाई को भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने यह पदक ऊंची कूद की T47 प्रतिस्पर्धा में जीता है। और ये जीत के साथ निषाद इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। 2023 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले शीर्ष 4 एथलीटों को 2024 के पैरा एथलेटिक्स खेलों में प्रवेश की पात्रता मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 अंडर 21 पदक विजेता। ये अंडर 21 का है, जिसमें प्रियांश तीरंदाज हैं जिन्हें मिश्रित पुरुष व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता। पार्थ सालुंके रिकर्व पुरुषों की व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता। अवनीत कौर और प्रियांश ये मिश्रित टीम है जो कि स्वर्ण पदक जीता। अवनीत कौर, परनीत कौर और प्रगति ये कंपाउंड महिला टीम में स्वर्ण पदक जीता। फिर पार्थ सोलंके और रिद्धि ये रिकर्व मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। और भजन कौड़ी है जो है ये महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व में कांस्य पदक जीता। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 अंडर 18 पदक विजेता। तो विजेता है ऐश्वर्या शर्मा, अदिति गोपीचंद स्वामी और एकता रानी। कंपाउंड महिला टीम में स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है आदिति गोपीचंद स्वामी, ये मिश्रित महिलाओं व्यक्तिगत में जीता है स्वर्ण पदक। मानव गणेश राव यादव, पवन गाठ और गणेश मणिरत्नम ये कंपाउंड पुरुष टीम के में जीता है रजत पदक। ऐश्वर्या शर्मा और मानव गणेश राव यादव मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीत सका है। उज्जवल धामा, गोल्डी मिश्रा और अगस्त्य सिंह रिकर्व पुरुष टीम में कांस्य पदक जीता। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है गुकेश डी ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया। तो देखा जाए तो भारत की 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2023 में 5 बार विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद को हरा दिया। और ये प्रतियोगिता जो है वो ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है। रैपिड सेगमेंट में गुकेश और आनंद दोनों संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं दिवस की ओर। देखा जाए तो 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जिसका थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और जीएसटी डे भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया, साथ ही विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। और 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। फिर 4 जुलाई को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस यूएसए का। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस, जो कि थीम था एक विश्व एक स्वास्थ्य, जुनोस को रोके प्रसार को रोके, ये थीम था। ठीक है। 7 जुलाई को मनाया गया है वैश्विक क्षमा दिवस, विश्व चॉकलेट दिवस और विश्व किस्विली दिवस। 10 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, जिसका थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, दुनिया की अनंत संभावनाओं को करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना है। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस, जिसका थीम था परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, जिसका थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को मनाया गया विश्व शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। 22 जुलाई को मनाया गया विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसका थीम था मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को भी पीछे न छोड़े। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस। 25 जुलाई को मनाया गया है कारगिल दिवस। और 26 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसका थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर 28 जुलाई को मनाया गया विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, जिसका थीम है वन और आजीविका, लोगों तथा पृथ्वी को बनाए रखना। 28 जुलाई को मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस, थीम था हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। 29 जुलाई को मनाया गया विश्व बाघ दिवस, थीम है बाघ संरक्षण के में सामुदायिक भागीदारी। 30 जुलाई को मनाया गया विश्व मानव तस्करी दिवस। चलिए आगे देखें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पर जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और हाँ,
पीडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्रतियोगिता दर्पण का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कवर हो जाएगा। और पीडीएफ में दोनों वीडियो को मर्ज करके पीडीएफ दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।